अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड इन दिस टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो पहला जो हमने लॉ पढ़ा था, अगर हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, दैट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये हमने डिस्कस किया था। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो एफ एल बराबर होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज म्यू एल मल्टीप्लाइड बाय आर। दिस म्यू एल इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे हमने एल लिखा है तो इट इज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी तरह से अगर हम काइनेटिक की बात करेंगे, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। दिस म्यू here and this mu here, these are coefficients of friction. This is coefficient of limiting friction, this is coefficient of kinetic friction. और आपको पता है limiting friction is greater than kinetic friction, यानी कि FL is greater than FK, FL is greater than FK implies mu L is greater than mu K. तो coefficient of limiting friction is greater than coefficient of kinetic friction. तो अगर हमें coefficient of friction define करना होगा तो सिंपली कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये एक मटेरियल के लिए नहीं होगा, इट इज़ फॉर ए पेयर ऑफ सरफेस, क्योंकि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन की एग्जिस्टेंस तभी होती है जब एक बॉडी मोशन करना चाहेगी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर। तो देयर शुड बी द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस बिकॉज फ्रिक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप कहोगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन तो बनेगा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप कहोगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन तो बनेगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, मटेरियल्स ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन nature and material of surfaces in contact। जैसे हम कहेंगे, सपोज एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आप मोशन करवाना चाहोगे, जैसे टू सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे, वुड एंड वुड, लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखी हुई होगी, ये ड्राई वुड की बात है, तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज रफली 0.7, और जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज रफली 0.4। ठीक है, फॉर कॉन्टैक्ट बिटवीन वुड एंड वुड, तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 0.7, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और फोर्स ऑफ काइनेटिक, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4। इसी तरह से आप देख सकते हो वुड ऑन स्टील या स्टील ऑन स्टील, उसमें भी डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस होंगे आपके पास, लिमिटिंग एज वेल एज काइनेटिक। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप अलग से डिफाइन करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन तो रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। अलग से काइनेटिक डिफाइन करेंगे तो रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे, उसी से क्लियर होगा सब। सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका कुछ मास होगा, मान लो सपोज यही वुड ऑन वुड केस है, तो नीचे की तरफ होगा mg, ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ है, सपोज applied force is in this direction, applied force small f is in this direction, यानी कि हम यहाँ से इसको खींच रहे हैं और यहाँ की तरफ इसको मोशन करवाना चाहते हैं। अगर हम इसको यहाँ की तरफ मोशन करवाना चाहते हैं तो जो फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, दैट इज कैपिटल F। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कैपिटल F। ठीक है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन इधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, इनका जो रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू ये दो साइड्स क्या बन रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो रिजल्टेंट इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम।
ये इनका रिजल्टेंट होगा। तो दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ, अगर हम इनको नाम देंगे, सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी, फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है दैट इज ओ बी। सपोज दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो ये है, और वो बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल कितना, थीटा। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर टू surfaces in contact is defined as the angle between resultant of force of friction and normal reaction with normal reaction। जो एंगल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट बनाएगा किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप डेफिनेशन खुद ही लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मिक्स विद या सबटेंड्स विद नॉर्मल रिएक्शन, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक tan थीटा का वैल्यू देखेंगे, tan थीटा इज, थीटा के अपोजिट वाला साइड जो है परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी अपॉन बेस इज ए ओ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अच्छा, अब ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ ओ सी बी, और ओ सी की जगह आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, तो आएगा एफ अपॉन ए ओ इज नॉर्मल रिएक्शन आर। तो tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बात याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces in contact is always equal to coefficient of friction. This is a relation between coefficient of friction and tangent of angle of friction. इसके बाद एक और एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम डिस्कस करेंगे अब। एंगल ऑफ रिपोज, या इसका दूसरा नाम भी होता है दैट इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग। वो हम देखेंगे बाद में कहाँ से आता है वो नाम इसका, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या करेंगे, सपोज ये मान लो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर सपोज ये वुड है, इसके ऊपर हमने एक और वुडन प्लेन रखा है, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं, उस वुडन प्लेन को ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे ऊपर ले जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो वो वुडन प्लेन, वो इंक्लाइनेड प्लेन ऐसे होगा। और ये जो इंक्लाइनेड प्लेन है इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का वेट कितना होगा, डाउनवर्ड्स mg, और नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ होगी कैपिटल R। और ये जो इंक्लाइनेड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बनाएगा, सपोज दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स है mg, ऐसे mg, और ये जो लाइन है इस लाइन के साथ ये mg बना रहा है कितना एंगल, अल्फा। तो ये लाइन में, ये डायरेक्शन में mg का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी mg cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा mg का दैट विल बी mg साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। ये एंगल अल्फा आएगा और ये एंगल भी अल्फा होगा, ये इसीलिए अल्फा है। तो ये आप बाय ज्योमेट्री प्रूव भी कर सकते हो यहाँ पे हम। अच्छा, अगर मैं बताऊँ भी तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 90, दिस इज अल्फा,
और आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो ऐसे। अगर ये अल्फ़ा है तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फ़ा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है, उधर से ये 90 भी है, तो ये आएगा 90 माइनस अल्फ़ा और ये आएगा अल्फ़ा। ये आप देख सकते हो खुद भी विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री। तो ये एंगल अल्फा है तो इधर आएगा एम जी का कौन सा कंपोनेंट, एम जी कॉस अल्फा। जिधर से अल्फा एंगल बने उधर से कॉस वाला कंपोनेंट होता है, और ये वाला होगा एम जी साइन अल्फा। तो एम जी खत्म हो गया, इसको हमने रिजॉल्व किया इनटू एम जी कॉस एंड एम जी साइन। अब आपको देखना है कि अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ अगर मोशन करेगा, तो उसके लिए एक ही फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज एम जी साइन अल्फा। तो इस ब्लॉक को जो मोशन करवा सकता है नीचे की तरफ फोर्स, दैट इज एम जी साइन अल्फा। लेकिन जब ये इसको मोशन करवाने की कोशिश करेगा तो इधर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, यानी कि ऑलवेज अपोजेस अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ है, एम जी साइन अल्फा जो इसको मोशन करवाना चाहता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एम जी साइन अल्फा बराबर होंगे, यानी कि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन जस्ट अबाउट स्टार्ट होने वाला है, तो लिमिटिंग वाला केस है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ये इंक्लाइंड प्लेन ये जो है ये ऐसे था, हमने इसको ऊपर किया ऊपर किया ऊपर किया ऊपर यहाँ लाया, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ब्लॉक जो है ये गिरने लगेगा, ये नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो वो एंगल जो ये इंक्लाइनेड प्लेन, वो एंगल जो ये इंक्लाइनेड प्लेन यानी कि जिस पे हमने कोई बॉडी रखी है, कोई ब्लॉक रखा है, वो एंगल जो एक इंक्लाइनेड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा सच दैट उस इंक्लाइनेड प्लेन पे रखी हुई बॉडी स्लाइड होने के तैयार होगी, इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, मोशन करने के मतलब बिल्कुल रेडी होगी, लेकिन अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो उस इंक्लाइनेड प्लेन के एंगल का हॉरिजॉन्टल के साथ जो होगा, उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा कौन, इंक्लाइनेड प्लेन। लेकिन कब, ये तो एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कब, कौन सा एंगल हमें लेना है, सच दैट जो इंक्लाइनेड प्लेन पे बॉडी रखी हुई है वो स्लाइड करने के लिए तैयार है डाउनवर्ड्स, बट अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि अगर ये ब्लॉक अभी मोशन करने के लिए तैयार है लेकिन मोशन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एम जी साइन अल्फा बराबर होंगे। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा ये आप देख सकते हो, क्योंकि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, अगर मोशन स्टार्ट हो गया होगा तो एम जी साइन अल्फा होगा ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब तो काइनेटिक वाला केस है, अभी होगा लिमिटिंग वाला केस। और साथ में एक और रिलेशन भी है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। तो जो अल्फा यहाँ पे है, अल्फा दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है कौन, इंक्लाइनेड प्लेन। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफ डिवाइडेड बाय आर किसके बराबर आएगा, एम जी साइन ऑफ अल्फा अपॉन एम जी कॉस ऑफ अल्फा, एम जी कैंसल, एफ अपॉन आर इज टेन ऑफ अल्फा, ठीक है। और आपने पढ़ा है पीछे एफ डिवाइड बाय आर इज म्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अभी यहाँ पे कौन सा वाला केस चल रहा है, लिमिटिंग, म्यू एल इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी आपने पीछे पढ़ा म्यू एल बराबर होता है टेन ऑफ थीटा बी। फोर्स ऑफ लिमिटिंग, ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो इसका मतलब इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये बात याद रखनी चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, angle of repose is always equal to angle of friction. The angle of repose for two surfaces in contact is defined as that angle which the inclined plane makes with the horizontal such that the body kept on the inclined plane is just about to slide downwards, but the actual motion has not started yet. So that angle is called as angle of repose. And angle of repose, angle of friction दोनों बराबर होते हैं। ये टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोथ बराबर होते हैं किसके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। एंड ऑल्सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज।
अब सपोज अगर हमें, अब अगर मोशन वाला केस है, यानी कि ये ब्लॉक अब नीचे जा रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब एम जी साइन अल्फा जो है वो अब ज़्यादा हो गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो अब इस ब्लॉक की कुछ एक्सेलेरेशन होगी, वो अगर हमें निकालनी होगी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि हमें क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन है। अब एंगल है, सपोज एंगल इज से बीटा, और जो बीटा है वो ग्रेटर देन अल्फा है, यानी कि एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, इसका मतलब मोशन स्टार्ट हो गया है। ये ब्लॉक है, इस पे इधर की तरफ लगेगा एम जी साइन बीटा, इधर की तरफ लगेगा एम जी कॉस बीटा। ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। ठीक है। अच्छा, अब की बार ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, ये स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ, तो इस पे इसमें एक्सेलेरेशन भी होगी। एक्सेलेरेशन कितनी, ए, क्योंकि जिस बॉडी पे फोर्स लगे उस बॉडी के अंदर क्या होती है, एक्सेलेरेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और एक्सेलेरेशन कितनी होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, या फोर्स कितना होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब हम देखेंगे, तो निकालना क्या है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे रफ इंक्लाइंड प्लेन इसीलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हम इंक्लूड कर रहे हैं इस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक रिलेशन ये है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस बीटा, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन और एम जी कॉस बीटा इक्वलेंट अपोजिट है। अब ये देख रहे हो आप डायग्राम में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, फोर्स ऑफ मोशन जो मोशन करवा रहा है एम जी साइन बीटा वो नीचे की तरफ है, लेकिन एम जी साइन बीटा ज़्यादा है एफ से, क्योंकि मोशन हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब कम है अप्लाइड फोर्स से, तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। तो नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, तो एक्सेलेरेशन भी इधर की तरफ होगी। तो नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सपोज नेट फोर्स इज स्मॉल एफ, स्मॉल है, और किसके बराबर होता है, एम ए, लेकिन निकालेंगे कैसे, इज इक्वल टू ये एम जी साइन बीटा, ये है नेट डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, माइनस इसको, इसमें से ये माइनस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो एम ए बराबर होगा एम जी साइन बीटा माइनस, नाउ एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू, अच्छा ये काइनेटिक वाला केस है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर, जो कि हमने पीछे पढ़ा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। हमें निकालनी है एक्सेलरेशन ए, तो एम जी इज इक्वल टू, सॉरी एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन बीटा माइनस, इस म्यू के को ऐसे ही रखेंगे, म्यू के, आर की जगह आप ऊपर देख सकते हो क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस ऑफ बीटा। हमें निकालनी है एक्सेलेरेशन, एम 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 कैंसिल हो गया, ये देखिए आप जी जी कॉमन निकलेगा, जी यहाँ पे आएगा साइन बीटा, साइन बीटा, जी जी कॉमन, जी जी कॉमन, साइन बीटा माइनस म्यू के कॉस बीटा। तो एक्सेलेरेशन अगर आपको इस ब्लॉक की निकालनी है तो किसके बराबर होगा, जी साइन बीटा माइनस म्यू की कॉस बीटा। अच्छा, ये जी से कम हो गया ज़्यादा, ये क्लियरली होगा लेस देन जी। जिस एक्सेलेरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, जी साइन बीटा माइनस, तो मीन्स इट विल बी लेस देन जी। तो दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोशन ऑन ए सर्कुलर रोड। पिछले लेक्चर में हमने देखा जब भी सर्कुलर पाथ पे मोशन करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ में बैंकिंग ऑफ रोड्स, हमें क्यों करनी पड़ती है बैंकिंग। इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज़ फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल।
वो आप खुद डिस्कस करोगे और उसके मेथड्स भी देखेंगे, आप फ्रिक्शन कम कैसे कर सकते हैं, हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.